मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर सुमित्रा कुमारी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी सिविक्स पुस्तक के पहला पाठ विविधता की समझ या अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, डाइवर्सिटी या विविधता क्या है? आइए बच्चों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आप अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई साथी आपकी तरह दिखता है? नहीं ना? सब बच्चे अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं। उनका भाषा, पहनावा, खान पान सब अलग है। बच्चों, उनके धर्म, रहन सहन, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। बच्चों, ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं, भारत हमारा देश विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं। लेकिन बच्चों, गहराई से सोचे तो वास्तव में हम सब एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। बच्चों, हम विविधता को और आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं। बच्चों, आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5, है ना? आप अपनी उंगलियों को ध्यान से देखिए। क्या सब उंगलियां एक समान है? नहीं ना? यही विविधता है बच्चों। लेकिन सभी उंगलियां मिलकर हाथ या मुट्ठी का निर्माण करते हैं। यही एकता है बच्चों। आप में से हर बच्चा का भाषा, खान पान, रहन सहन सब अलग है। लेकिन जब आप स्कूल आते हैं तब यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। कभी आपने सोचा है आप यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल क्यों आते हैं? इसलिए कि आप सब एक हैं, आपस में कोई भेदभाव नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि आपका खाना भी स्कूल में एक जैसा होता है। कैसे? मिड डे मील द्वारा सारे बच्चे मिड डे मील साथ में खाते हैं। स्कूल में आपकी भाषा भी एक हो जाती है। यही विविधता में एकता का प्रतीक है बच्चों। बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि विविधता क्या है। विविधता में एकता यानी अंतर में एकता है। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को बेहतर करता है। विविधता में एकता की विशेषता के कारण भारत एक अत्यधिक शक्तिशाली देश है और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बच्चों, अब विविधता में एकता भारत की विशेष पहचान बन गई है। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। बच्चों, जब उन्हें पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में भी थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों को वे पुराने ढंग से ही चलते रहते थे। इस तरह बच्चों, उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। प्यारे बच्चों, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिश्रित संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण है। बच्चों, अगर हम अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। बच्चों, ठीक इसी प्रकार लोग
अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार तालमेल बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। बच्चों, एक उदाहरण देखते हैं। समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है ना बच्चों? ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। बच्चों, शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौगोलिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। बच्चों, ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए बच्चों, अब हम भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। बच्चों, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। बच्चों, केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। बच्चों, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ के लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। प्यारे बच्चों, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका काफी लंबे समय तक बर्फ में ढका रहता है। बच्चों, यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास गाय, बकरी और याक होती है। प्यारे बच्चों, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ नहीं आते। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। बच्चों, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। प्यारे बच्चों, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। बच्चों, दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। बच्चों, इससे पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। प्यारे बच्चों, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। आइए बच्चों, अब हम विविधता में एकता के बारे में चर्चा करें। प्यारे बच्चों, विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज्य था, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। प्यारे बच्चों,
अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं। मगर बच्चों, लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में बेशक एक हैं। प्यारे बच्चों, 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का दुखद दिन है। इसी दिन जालियांवाला बाग में बेकसूर लोगों को अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। बच्चों, इनमें बहुत लोगों की जानें गई और उससे ज्यादा घायल हुए। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। प्यारे बच्चों, क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। प्यारे बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। अब तो आप विविधता को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।